चलिए, आज का जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना यानी 5-5 वर्ष का एक कह सकते हैं कि योजना बनाने के लिए 5-5 वर्ष को बांट करके यहाँ पे किया गया था। आपका जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पास बहुत सारी समस्याएं थी। तो सबसे पहली समस्या तो भोजन, खाद्य आपूर्ति नहीं था आपके देश के पास। यानी उस समय जब आपका देश आज़ाद हुआ था तो अमेरिका जैसे देशों से गेहूं वहाँ से क्या होता था, आयात किया जाता था, खरीदा जाता था। और वहाँ पे जो जानवरों को गेहूं दिया जाता था वो भारत को उच्च मूल्य पर बेचा जाता था। ठीक है, तो सबसे जरूरत था कि खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जाए, यानी खाद्य उत्पादक बना जाए, जिससे जो इतनी बड़ी आबादी थी उसका भरण पोषण हो सके। तो पहला टारगेट वहीं से होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सब जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शुरुआत, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में इस निकाय की चर्चा नहीं की गई है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। यानी संविधान में इस योजना आयोग के बारे में कहीं पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि यह बाद का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया यह योजना था, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक, मतलब संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, यह मेन रूप से देश का किस प्रकार से विकास हो, टारगेट फिक्स करके 5 वर्ष में क्या करना है। जैसे आप लोग उठते हैं सुबह तो टारगेट फिक्स करते होंगे कि आज भर दिन में ये पढ़ना है, या यहाँ जाना है, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ खेलने जाना है। तो उसी प्रकार से एक योजना जब आप बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, तो उस पर काम करते हैं तो वो सफल होने की चांस ज़्यादा रहती है। और सुबह उठे कोई भी योजना नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपका जो है वो दिन हो सकता है सही से यूज नहीं हो। एक एक दिन आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक दिन डेली टारगेट बनाए। जैसे आज हम पंचवर्षीय योजना टारगेट लेके आए कि आज हमको पढ़ाना है, तो आप भी घर पे बैठ करके उसको या तो वो टॉपिक रिवीजन कीजिए या पहले से पढ़े हुए उसको टारगेट रखिए कि आज वो 2 चैप्टर हमको करना है। जब टारगेट फिक्स कीजिएगा तो आपका काम हो। तो देश में भी एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि 5 वर्ष के लिए क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ, तो ये याद रखना है 15 मार्च 1950 को। कितने बार पूछा गया है बीपीएससी यूपीएससी में, कहना मुश्किल है। बहुत बार यह क्वेश्चन जनरल कंपटीशन या अन्य कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग नहीं है, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, तो लिख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग अभी चल रहा है वर्तमान में, लेकिन हमारे पास जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं चली, क्या क्या विकास हुआ, वहां से निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ठीक है, योजना आयोग बनाया गया और यह एक सलाहकारी निकाय था। यह क्या है, एक सलाहकारी निकाय है जिसका संविधान में कोई कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये कह सकते हैं योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई है, 1 अप्रैल 1951। अब कहिएगा इसका देखरेख कौन करता है, तो एनडीसी। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछ चुका है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो 6 अगस्त 1952 को। अगस्त 6, 1952 1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद बना, जो कि सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम क्या है कि जो भी योजना बनेगा उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उसका देखरेख करना। ठीक है, जो भी योजना बनेगा उसका काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एनडीसी, वो देखरेख करता है। योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना में बनाई जो प्लानिंग है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, यह देखना किसका काम है, आपका
एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो एनडीसी का भी कोई भी संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। आप कह सकते हैं यह गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अब आ जाइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक 5 वर्षों का प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। ठीक है, और यह किस मॉडल पे आधारित था, तो हेरोड-डोमर मॉडल। किस मॉडल पे आधारित था, हेरोड-डोमर मॉडल पे आधारित था। और सबसे पहले प्राथमिकता किन क्षेत्रों पे काम करने पे किया गया, कृषि क्षेत्र में, कृषि के विकास पे ध्यान दिया गया। लक्ष्य रखा गया 2.1% और प्राप्ति 3.6% हुआ, यानी लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुआ, यानी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या रहा, सफल रहा। कार्य क्या क्या हुआ, भाखरा नांगल परियोजना जो कि पंजाब में हीराकुंड, किस नदी पे है हीराकुंड, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजना पे काम किया गया, तो भाखरा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी झारखंड में है, सॉरी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में ये पड़ता है, कुछ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बिजली भी तैयार होना, पर्यटन के क्षेत्र में भी, मछली पालन भी, नौका विहार या बहुत तरह के वहाँ से काम होता है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। जैसे डैम बनाते हैं, एक तो बाढ़ से बचाव होता है, दूसरा बिजली तैयार हो जाता है, तीसरा एक पर्यटन क्षेत्र भी बन जाता है, लोग देखने भी आते हैं डैम को। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे नौका विहार भी होता है। तो बहुत सारा काम यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, कौन नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना जो है आपका महानदी पे है, उड़ीसा में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना फिर 5 साल, यानी अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। ऐसे भी याद रखिएगा, मार्च क्लोजिंग होता है, नहीं तो मार्च में खत्म हो जाएगा, 31 मार्च में खत्म, मार्च क्लोज हो गया, फिर अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो इस तरीका से याद रखेंगे कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, मार्च क्लोजिंग में खत्म हो जाता है, यानी 31 मार्च 5 वर्ष का है, 51 से शुरू हुआ तो 56, अब 56 से शुरू होगा तो कहाँ तक चलेगा, 61। डेट वही है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। बहुत बार पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल। खास करके इसमें औद्योगिक विकास जो भारी उद्योग है उस पर जोर दिया गया। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। पहला कृषि, दूसरा भारी उद्योग। भारी उद्योग मतलब जितना भी लोहा का, इस्पात का कारखाना है, कल कारखाना, उस पर विशेष ध्यान दिया गया। क्योंकि किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बिल्डअप होता है, कंपनी, फैक्ट्री, रोड, सड़क या जो भी पुल ब्रिज जो बनेगा, किससे बनेगा, लोहा से बनेगा ना। तो इसलिए भारी उद्योग पे सबसे पहले काम किया गया आपके देश में, और लक्ष्य रखा गया 4.5, लगभग प्राप्ति हो ही गई 4.2%। खास करके राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, भारी उद्योग या औद्योगिक विकास, और दूसरा किस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल, और 56 से 61। ठीक है, अब आ जाइए तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चलेगा। यह भी 5 वर्ष का आपको दिख रहा होगा। आत्मनिर्भरता किन क्षेत्रों में, कृषि और उद्योग, यानी जो पहला में हुआ कृषि, दूसरा हुआ उद्योग, अब क्या हो गया, दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर देखिए लक्ष्य कितना रखा गया, 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुआ मात्र आधा, 2.8%। इसके पीछे क्या रीजन था, तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था ना, 1962 में भारत चीन युद्ध इसका रीजन था। 1965 में भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान भी सोचा लगे हाथ साफ कर लेते हैं, भारत कमजोर है, लेकिन उसको नहीं पता भारत सोया भी रहेगा तो पाकिस्तान को तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फिर 1968 में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। ये 3 स्थिति जो है भारत के आर्थिक विकास या जो योजनाएं थी उसको प्रभावित किया, और इस समय प्राप्ति
नहीं हो पाया जितना लक्ष्य था, मात्र आधा यानी 2.8% की प्राप्ति हुई। और इसी दरमियान जो है आप देखिएगा 1960 के दशक में, 1970 के दशक में जो है आपका 66 ईस्वी के आसपास, 1966 के बाद जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति में विशेष करके जो गेहूं धान है उस पर जो है हाइब्रिड बीज का प्रयोग करके, यूरिया पोटास खाद का यूज करके, सिंचाई का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पे कौन थे भारत में जो है आपके हरित क्रांति के जनक? एम एस स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और उसके बाद देखिए, चूंकि आपके देश के पास अब फंड उतना नहीं था, चूंकि 2 युद्ध और एक सूखा, तीनों मिल करके जो है भारत की आर्थिक जो रीढ़ थी, जो कह सकते हैं, वो तोड़ दिया था। तो 1966 से 69 के बीच में यह पे पंचवर्षीय योजना को अवकाश मिल गया, यानी पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं कर पाई सरकार। चूंकि फंड रहेगा तभी तो, आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप योजना बनाइएगा ना, कि घर बना ले, उसमें ये कर ले, पेंट कर ले, कलर कर ले, या कुछ भी करें। फंड नहीं रहेगा तो आप योजना बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। तो ये 3 वर्ष आपका योजना नहीं बना पंचवर्षीय, वार्षिक सालाना योजनाओं के माध्यम से कुछ योजनाएं बनाई गई। तो इसी को हम योजना अवकाश बोलते हैं। तो प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69। ये भी क्वेश्चन हिट लिस्टेड रहता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बीपीएससी में खास करके देखिएगा कि यहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर है जहां से बार बार पूछेगा और वहीं से पूछता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। बाकी एक इकोनॉमिक्स पढ़ने में अगर आप बहुत एनर्जी लगाइएगा, बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप तरीका से पढ़िएगा तो कम मेहनत में ही 2-4 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइए, सारा बना के आ जाइएगा। ठीक है, तो यही सब है, ये सब जो चैप्टर है जहां से पूछा जाता है वो पहले पता चल जाए आपको कि क्वेश्चन कहां कहां से आता है। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969, क्योंकि 66 से 69 क्या रहा? योजना अवकाश रहा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, योजना अवकाश कब से कब तक का काल था? तो 1966 से 69। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक जो है आपका फिर से योजना चला, पंचवर्षीय योजना। और यहां पर स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया और इसमें सर्वाधिक विकास कृषि में हुआ, क्योंकि इससे पहले हरित क्रांति आ चुकी थी। तो कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया। और यह योजना का प्रारूप उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के DR गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। विकास दर लक्ष्य रखा गया था इसे 5.7%, लेकिन प्राप्ति 3.4% हुआ। साथ साथ इसी समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की गई। ठीक है, अब आ जाए इसी पंचवर्षीय योजना में भारत का कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। क्वेश्चन हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सर्वाधिक रही? तो वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली नहीं बोल दीजिएगा, पहली में तो उस पर काम किया गया लेकिन विकास उतना नहीं हुआ था जितना आपका चौथी में हुआ। तो सर्वाधिक विकास आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब आ जाइए 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा। ये आपको एसएससी में पूछा था, बिहार एसएससी अभी जो हुआ था उसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा? तो वो था आपका पंचवर्षीय योजना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 74 से 78 तक चलेगा। कहिएगा ये 4 साल ही क्यों चलेगा? क्योंकि सरकार जो है दोबारा चुनाव 4 वर्ष में ही करवा देती है। ठीक है, तो प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। प्राप्ति दर लक्ष्य रखा गया 4.4% और प्राप्ति 4.5% हुआ, यानी ये योजना सफल रहा। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई और चुनाव करा दिया। ठीक है, और 1 वर्ष क्या होगा कि चुनाव हार जाती है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो फिर बीजेपी पार्टी आ जाती है, जनता पार्टी की सरकार। तो लास्ट का 1 वर्ष फिर मोरारजी देसाई द्वारा चलाई गई। फिर से चुनाव हुए देश में। आपातकाल भी इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था। केमा पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लगा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
तो इसी दरमियान मिडल एक इतिहास ये इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान, जिसके माध्यम से गरीबी हट सकता है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। तो इसी को 1978 ईस्वी में जो मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार उस समय आ गई थी, तो उसने यहाँ पर जो है इसको लगाया था। तो रोलिंग प्लान किसके सरकार में आई थी? तो जनता पार्टी के सरकार में, और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, अब आज ये क्या क्या कार्य किया गया? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड, तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना भी 1975 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उसका नाबार्ड के द्वारा ही संचालन किया जाता है। जैसे और सब बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ना, जितना यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है, SBI, सबका बैंकर्स बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी के माध्यम से पूरे का नियंत्रण होता है। जबकि जैसे ये सामने वाला बैंक जो है यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इसका संचालन कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यहाँ पर की गई। 1975 में एक योजना आई थी, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फिर 79-80 के बीच में एक योजना अवकाश आया, दूसरा योजना अवकाश 79-80, ये भी पूछ सकता है। प्रथम योजना अवकाश ना पूछ करके दूसरा पूछेगा, तो 79-80। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1 अप्रैल 1980 से चलेगा 31 मार्च 1985 तक। अब देखो 5 वर्ष का पीरियड अब चल गया। ठीक है, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ये भी आपका क्या होगा? सफल होगा। लक्ष्य रखा गया 5.2, प्राप्ति हुआ 5.7। ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जैसे उसी में आपको NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसी तरीका से बेरोजगारों के लिए रोजगार यहाँ पे देने की बात की गई। ट्राइसेम हो गया, IRDP हो गया। तो ये सारी योजनाएं जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कौशल विकास के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार से हो, जो बेरोजगार थे उसको रोजगार देने की बात की गई। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? तो 1 अप्रैल 1985 से 90 तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसे वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है। तो काम के बदले अनाज देने की बात की गई। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे कि लोग जो मजदूर को काम करवाते थे तो उसको अनाज दिया करते थे। ठीक है, खाना पीना खिला करके 10 केजी 20 केजी जैसे हो, अनाज के माध्यम से, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीबी देखने को मिल रहा था। और साथ साथ यहाँ पे रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पे बल दिया गया। योजना काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, योजना में क्या दिया गया? काम और उत्पादन का नारा दिया गया। विकास दर लक्ष्य रखा गया 5% और प्राप्ति कितना हुआ? 6%। और यहाँ पे लक्करवाला एक समिति थी जिसके माध्यम से गरीबी की माप हुई। कई बार पूछेगा कि लक्करवाल समिति क्या चीज से संबंधित है? तो लक्करवाल समिति गरीबी मापने से संबंधित है। कई समिति बनी थी, जैसे तेंदुलकर समिति, आपको जब गरीबी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो कई बार पूछ देता है तेंदुलकर कमेटी क्या चीज से संबंधित था, तो लोग मार के आते हैं क्रिकेट से। तो वो सब अंदाजा मत लगाओ, तेंदुलकर कमेटी जो है वो गरीबी से ही संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, तेंदुलकर कमेटी क्या चीज से संबंधित थी? तो गरीबी मापने से संबंधित है। जब गरीबी चैप्टर पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। अब आ जाइए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, फिर 5 वर्ष का यहाँ चला। रोजगार में वृद्धि, आधुनिक एवं वही चीज लक्ष्य है। लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्ति कितना हो गया? 6.8%। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई और यहीं पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हुआ कि LPG योजना है आपके देश में। मनमोहन सिंह के द्वारा, जो इकोनॉमिस्ट थे उस समय, वित्त मंत्री भी थे, तो उनके द्वारा लाए गए LPG योजना। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो गया? उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
तो अब कहिएगा उदारीकरण क्या? अगर आपके पास जमीन है तो जिसके पास पूंजी है उसको आप बोलिएगा कि आओ पूंजी लगाओ, अपना दुकान खोलो, चला हमको रूम रेंट दे देना बस, एक प्रकार से। यानी आप विदेशों के कंपनियों का आह्वान किया कि आइए हमारे देश में, हमारे पास जमीन है, सिर्फ पूंजी नहीं है, आप आइए पूंजी निवेश कीजिए, आप भी कमाइए, हमको भी कुछ दीजिए, टैक्स कुछ कमाई हो जाएगा। नहीं तो वही है उदारीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेट संस्थाओं को भी मान्यता दी गई, वो निजीकरण, अपनी कोई भी कंपनी आके यहाँ पे खोल सकता था, कमाई कर सकता था, और पूरे विश्व के कंपनियों को आने के लिए छूट दे दिया गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। यानी आप भी जाइए दूसरे देश में और वहां से भी लोग यहाँ आकर के काम करेंगे या अपनी फैक्ट्री डालेंगे तो उससे कमा सकते हैं। तो ये आपका 1992 में ये आया और उसके बाद आप देखिएगा कि विकास बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए यह योजना सफल रही थी। तो एलपीजी सिस्टम कब आया? केमी पंचवर्षीय योजना में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी योजना आया था 1992 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चला और इसमें मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पे बल दिया गया। यानी अब यहाँ पे जो आपका फूड सिक्योरिटी बिल वगैरह के तहत काम करने की भी बात की गई। लोगों को जो आप यहाँ पे पीडीएस सिस्टम के माध्यम से आप देखिएगा, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अनाज देने की बात की गई, ये सब पर भी काम किया गया। तो 6.5% लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्ति 5.5 हुआ। इसके पीछे रीजन था कि उस समय 2000 के आसपास पूरे विश्व स्तर पे आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है, क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जिस कारण से उतना लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ। ऐसे भारत को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जब विदेश में जब आर्थिक क्राइसिस आती है, मंदी आती है, तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा ही, इसीलिए पूरा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ, नहीं तो यहां भी हो जाता। ठीक है, अब आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 2002 से 7 तक चला। गरीबी और बेरोजगारी पे काम किया गया। 10 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो है लक्ष्य रखा गया था प्रति व्यक्ति आय दुगुना, और वास्तव में इस सरकार के द्वारा दुगुना आय कर भी दिया गया। भले महंगाई बढ़ गई, लेकिन आय लोगों का दुगुना हो गया। ठीक है, जो लोग 5,000 कमा रहे थे कब, तो 2002 में, तो 2007 आते आते उनकी आय 10,000 हो गई। ठीक है, इसके बाद ही आपका दिखाई देगा कि वेतन में बहुत तीव्र गति से सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी, महंगाई भी बढ़ा। स्वाभाविक सी बात है, लोगों का इनकम बढ़ता है तो महंगाई स्वाभाविक सी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों का आय दुगुना कर दिया गया। ठीक है, तो लक्ष्य ऐसे 8% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 7.7% तक हुई। अब आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी कांग्रेस का ही सत्ता था यहाँ पे। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। तीव्रतम समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखा गया 9%। लक्ष्य भी तो बहुत ज्यादा रखा गया, पहले रखा जाता 2.5%, 3%, और लक्ष्य कितना रखा जा रहा है? 9%, लेकिन प्राप्ति 7.9% हुई, तो इसको आप कम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना भी यहाँ शुरुआत किया गया। राजीव आवास योजना, खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास मुहैया करवाया गया। शहरों में, गाँव में, अभी भी आप देखिएगा जो गाँव में जो लोगों को आवास मिलता है, वो यही योजना का देन है, कांग्रेस का ही देन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव का विकास करने की बात की गई। ठीक है, तो ये सब लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा था यह क्वेश्चन 63वीं में या 64वीं में। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, अब आज ये 12वीं अंतिम है। ठीक है, क्योंकि अब आ जाएंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी की। कब आ जाएगी? तो 2014 में। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन बीच में ही आपके बीजेपी की सरकार आ गई। और तीव्रतम, इसका भी लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 100% लिटरेसी यानी 100% साक्षरता लक्ष्य था। ट्रांसपोर्टेशन, विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे बिहार ने इसको प्राप्त किया बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन में, लिटरेसी में जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा था राज्य बिहार, तो इसमें बहुत हद तक अभी अगर आपका जनगणना होगा तो आप देखेंगे 90% तक लोग अब बिहार में भी साक्षर हो सकते हैं। ऐसे जनगणना रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन 85 से तो कम प्रतिशत नहीं होगा साक्षरता का बिहार में। विद्युतीकरण में भी आप 100% लगभग
विद्युतीकरण बिहार में हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन भी, रोड सड़क भी बनवाए गए हैं। तो ये सब लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद देखिए 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा, जनधन योजना जो आए थे तो इसी के तहत किया गया था जनधन योजना। गांव गांव घर घर यानी जो गरीब लोग हैं सबका बैंक में खाता होना चाहिए। क्यों? तो जितनी भी फंड आएगा, जो भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वो बिचौलिए के हाथ में न लगे, उनके डायरेक्ट खाता में जाए। तो इसलिए सरकार ने सबसे पहले क्या कहा, जनधन योजना लगाया। सभी गरीब आदमी से लेकर सब जो भी जिसको पेंशन मिल रहा है सबको अकाउंट खुलवा दिया बैंक में। उसके बाद 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इस तरीका से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 2015 में। अगर पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तभी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष का नाम अभी चेंज हुआ है, बताइए कौन है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी या श्री सुमन बेरी, जो भी ऑप्शन में रहे आप मार सकते हैं। तो अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो सुमन बेरी। ठीक है, तो सुमन बेरी याद रखना है। और अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए पंडित नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये आपका पंचवर्षीय योजना हुआ। निश्चित तौर पे बीपीएससी में 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एक वर्ष पूछा गया है, तो इस वर्ष भी आएगा। 68 में जो लोग बैठेंगे तो इस चैप्टर को बार बार 2-3 बार अच्छे से गहन अध्ययन के तहत पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है वो आपसे गलत नहीं बने। ठीक है, तो कुछ चैप्टर है जो कि बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं या जनरल कंपटीशन में, तो उसको आप बार बार पढ़िए। ठीक है, उससे आपके यहाँ से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल या ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसके माध्यम से आप बाय भी कर सकते हैं कोर्स को। आज के लिए इतना ही। चलो, मेरा वीडियो भी तैयार है।